मार्केट बुलिश है तो इसका फायदा तो मिल ही रहा है, बट सबसे बड़ी बात जो लोग आईपीओ में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको भी ढेर सारा फायदा मिल रहा है। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं, उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि इधर लगाऊं उधर लगाऊं, लिस्टिंग लॉस, लिस्टिंग प्रॉफिट्स, मल्टीपल अलॉटमेंट्स, अकाउंट्स वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब अभी आइनॉक्स का आईपीओ आया था लास्ट, तब भी मैंने बोला था इसमें नहीं लगाना है। काफी सारे लोगों ने बोला सर ग्रीन सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, ब्ला 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 ब्ला। मैंने बोला नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है, और उसका मैंने काइनेस से एक कंपैरिजन भी करके दिखाया था। एट द एंड हुआ क्या, आइनॉक्स 9% का लिस्टिंग लॉस देकर गया। डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। फिर उसके बाद धर्मज ग्रुप का आईपीओ आया और वो अभी भी वीडियो चैनल पे है, इवन आईपीओ भी ओपन है, आप अभी भी देख सकते हो उस वीडियो को। आज इसी तरीके से एक और बढ़िया से आईपीओ के एनालिसिस करने वाले हैं कि आईपीओ बढ़िया है या नहीं है, बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, पैसा कहां जाने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ी क्वेश्चन आने वाली है कि लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो कितना लगाना है, और नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि नॉलेजेबल पहुंचना चाहिए कि नहीं लगाना ठीक है समझ आता है, पर सर क्यों क्यों। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस पे। बट अगेन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, आपको 1 सेकंड लगेगा। पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा या लाइव सेशन होगा, लाइव स्ट्रैटेजी के एनालिसिस होंगे, आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। ऑलराइट, यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ। अब यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ आया है, इसको डिटेल्ड एनालिसिस तो करने ही वाले हैं हम लोग, प्लस स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल से है क्या क्या। चलो मेरे साथ साथ एनालिसिस सीखना। Incorporated in 1994, Uniparts India is a manufacturer of engineered system and solutions. The company is one of the leading suppliers. Leading suppliers यानी kind of एक advantage है इसके पास, leading suppliers of system and components for the off-highway markets in agriculture, construction, forestry, mining and after sales, etc. etc. in 25 countries. चलो ये तो बढ़िया लग रहा है, ये कंपनी के पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है। The company's product portfolio includes 3 core verticals of 3 linkage products and expansion machine products, machine parts, etc. etc. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। यूनिपार्ट्स इज अ कंसेप्ट टू सप्लाई प्लेयर फॉर प्रिसीजन products for the off highway vehicles with a presence across the value chain। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इन इंडिया द कंपनी हैव 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। देखो आपको याद है जब भी मैं कोई चीज बताता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज एक्सप्लेन करी थी हर वीडियो हर आईपीओ में कि इनके कितने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अब यहां पे निकल रहे हैं 5। कहां पर, 2 लुधियाना में काइंड ऑफ अ नॉर्थ साइड, फिर एक हो गया विशाखापट्टनम थोड़ा सा काइंड ऑफ अ साउथ साइड, फिर हो गया 2 एट नोएडा, अगेन 2 नॉर्थ साइड। तो यहां पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो पहुंचाने का होता है, फिर उसके बाद जब सेल्स होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, तो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इन यूनिपार्ट्स आल्सो हैव अ मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी एट लोवा, एक्वायर्ड अंडर द एक्विजिशन इन दिस आल्सो। ठीक है, ये सब बाहर का है, इंडिया में इनके 5 हैं और उसके बाद यहां पर इनके हैं जो इन्होंने किसी से एक एक्वायर किया था, मतलब बाहर भी इनका एक काइंड ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रखा है। ठीक है, तो अभी तक का जो बिजनेस मॉडल सामने आया उसमें अगर मैं वर्टिकल्स की बात करूं तो 3 वर्टिकल सामने आए। सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, तो मैं यहां कहीं 6 आउट ऑफ 10 के आसपास मार्क्स देने वाला हूं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, फाइनेंशियल्स। क्योंकि फाइनेंशियल्स ना ये बता देता है कि कंपनी ने जो अभी कोविड पीरियड गया उसमें और यहां पर कंपनी ने कितने उतार चढ़ाव देखने के बाद ये फाइनेंशियल्स लेकर आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर, और समझना एसेट्स को भी एनालाइज करेंगे, रेवेन्यू को भी, पैट, फिर नेटवर्थ और बोरिंग्स को भी, तब आइडिया लगेगा कि क्या फाइनेंशियल्स के मार्क्स मिलते हैं। एसेट्स की बात करें तो 958 से ड्रॉप होके हो गया 898, ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास के एसेट्स ड्रॉप हुए, जबकि यहां पे सिर्फ कोविड आना स्टार्ट हुआ ही था। ठीक है, थोड़ा सा एक हल्का सा ड्रॉप आया 893, मतलब मार्च 20 से लेकर मार्च 21 तक पूरे साल में कंपनी सिर्फ 5 करोड़ के आसपास के एसेट लूज किए। कुछ बड़ा नहीं बट कुछ घटाया भी नहीं, बट यहां पर नो डाउट ये बोल सकता है क्योंकि 25 कंट्रीज में माल जाता है, तो कोविड का बूम था, इस वजह से कंपनी कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाई। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जंप होके हो गया एकदम से कुछ 1100 के मोटा मोटा 1100 करोड़ के आसपास बढ़ के हो गया 1031 करोड़ के आसपास, फिर हल्का सा बड़ा 10631। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात देखना, ये था मार्च 22, यहां पर कंपनी ने 3 महीने में यानी 1 क्वार्टर में अपने एसेट्स को 30 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ के आसपास बढ़ा लिया।
ठीक है। रेवेन्यू पे आते हैं 1000 करोड़ जो कि हल्का ड्रॉप हो गया होगा 938 करोड़ जो कि थोड़ा सा बड़ा 940, यानी ये तो क्लियर है कि मार्च 20 से लेकर मार्च 21 तक इनका पूरा साल ही खराब गया है। ना एसेट्स बढ़े ना रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि अब रेवेन्यू बढ़ के हो गया 1200 करोड़ के आसपास, और अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 347 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 1200-1300 करोड़ के आसपास ही आने वाला है, ठीक है। पैट पर आते हैं जल्दी से, 69 करोड़ के आसपास का पैट था, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ 62 करोड़ के आसपास का, फर्दर जंप हुआ 93 करोड़। अब यहां पे एक अच्छी बात क्या है वो देखते हैं। देखना, सेल्स तो उतनी ही है 938 940 के आसपास, बट पैट में जंप देखो 50% जंप हो गया, 62 का 93 करोड़ के आसपास का पैट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जंप होकर 93 से एकदम से बूम हो गया 166 और फर्दर 50 करोड़ के आसपास का पैट है। अगर मार्च 20 में देखो जो पैट एक साल में आता था वो ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के आसपास आ गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो ये तब भी जाके 200 करोड़ के आसपास हो गया, यानी अगेन एंड अगेन कंपनी अपनी मार्जिन्स बढ़ा रही है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। बोरोइंग्स 345 करोड़ जो कि ड्रॉप होके हो गया 256 करोड़, में भी यही रीजन है कि यहां पर इनकी बोरोइंग्स गिरी तो थोड़े बहुत थे एसेट्स भी गिर गए, जो कि फर्दर डाइल्यूट हुआ 127 114 करोड़। लास्ट क्वार्टर की भी बात की जाए तो यहां पर कंपनी ने 13 करोड़ के आसपास से अपनी लायबिलिटी कम कर दिया है, ठीक है। 345 करोड़ से लेकर 345 करोड़ से एकदम से 114 तक आ गया, और बैक टू बैक अगर ध्यान दो हर क्वार्टर में हर ईयर में कंपनी ने बोरोइंग्स को डाइल्यूट किया है, मतलब कंपनी धीरे 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 डाइल्यूट नेगेटिव की तरफ जा रही है और आई शुड से डेट फ्री होना चाह रही है। फाइनेंशियल्स की मार्क्स दिए जाए जल्दी से तो वो रहेगा 7 आउट ऑफ 10। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कोविड था वो बीत गया, एसेट्स बढ़ने शुरू हुए, रेवेन्यू बढ़ने शुरू हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्जिन्स, मार्जिन जो है ना वो बढ़ रहे हैं, वो सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात है। और बोरोइंग्स ऑब्वियस सी बात है, ये जो बोरोइंग्स रिड्यूस कर रहे हैं तो ये बोरोइंग्स रिड्यूस करी यानी अब इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, वो इंटरेस्ट कॉस्ट कहां रिफ्लेक्ट कर रही है? सीधा पैट में। चलो अब आ जाते हैं मेन बात पे कि जो पैसा आपसे लेने वाले हैं वो कहां जाने वाला है। ओहो, क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़िएगा। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल सच प्रोसीडिंग्स टू विल गो टू द शेयर होल्डर्स। मतलब आप जो आईपीओ में पैसा भरोगे वो जाएगा कहां पर? वो जाएगा भाई साहब सीधा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, वो प्रमोटर्स के पास, सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। अब ब्लैक स्पॉट, नेगेटिव पॉइंट आ गया, ठीक है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ओपनिंग डेट 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर, 3 दिन आईपीओ रहेगा। 7 दिसंबर पर आएगा, 7 दिसंबर पे पता चलेगा कि अलॉटमेंट्स किस किस को मिला। 8 तारीख तक अनब्लॉकिंग या रिफंड्स, फिर उसके बाद 9 तारीख तक शेयर्स, और 12 दिसंबर के आसपास यानी 12/12 को यहां पर लिस्टिंग होने वाली है। कहां पर? दोनों बोर्सेस पे, एनएससी और बीएससी, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि वैल्यूएशंस क्या रखी हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, ये अगेन अच्छी बात है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लिक्विडिटी। होगा क्या? अगर 1 रुपए का फेस वैल्यू है, सपोज करते हैं जैसे मैंने पेटीएम का लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, दोबारा से देता हूं। पेटीएम का जो शेयर है वो अनलिस्टेड मार्केट में कुछ 20-22 हजार के आसपास ट्रेड कर रहा था 10 रुपए की फेस वैल्यू पे। अनलिस्टेड मार्केट लीगल मार्केट होता है, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने 1:10 में स्प्लिट दे दिया जस्ट बिफोर दी आईपीओ, तो रेट हो गया कुछ 2200 रुपए के आसपास। फिर ये लोग आईपीओ लेकर आए। अब इससे ना सप्लाई बढ़ जाती है। एक शेयर है, सपोज करो अभी एमआरएफ का 80,000 के आसपास, अगर एमआरएफ के 100 शेयर कर दिए जाए 800-800 रुपए के आसपास, तो लिक्विडिटी कितनी बढ़ जाएगी, और उसमें रिटेल वाले पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। ये रीजन है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो नीचे की तरफ ही आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड रखा है 548 टू 557, 558 टू 577। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमेशा अपर बैंड पे लगाना है, दैट इज 577। 25 शेयर से आसपास का एक लॉट रखा है जो कि यहां पर पड़ेगा 14,425 रुपए के आसपास, 14,425 का। अब ये रेस करने वाले हैं 835 करोड़, वो की जो कि डॉट टू डॉट पूरा का पूरा जाने वाला है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था काइनेस में 60-40 था और आइनॉक्स में 50-50 था, बट यहां तो 100% के आसपास ही कहां पर है, वो ओएफएस ही है। अब ये जो चीज है ना, ये एक नेगेटिव चीज है। क्यों? नो डाउट मैं ये बोलता कि अगर ये कुछ बैलेंस होता, 50-50 होता, 40-40 होता, 70-30 होता, बट कुछ है ही नहीं यहां पर।
कुछ है ही नहीं, 100% के 100% ओएफएस है। ये अगेन एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। लास्ट प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी है करंटली 75, उसमें भी 25% किसी और प्रमोटर, नॉट प्रमोटर आई शुड से, किसी स्टेक होल्डर के पास है, और अब वो भी 10% डाइल्यूट होकर हो जाएगी 65% के आसपास। तो ये अगेन एक सेकंड क्राइटेरिया में आ गया। सेकंड क्राइटेरिया जो 70%, 60 और हम लोग 50 रखते हैं, तो ये 70 से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखा, बिजनेस मॉडल ठीक लग रहा था, फिर फाइनेंशियल्स देखे, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने नीचे जाकर देखा कि जो पैसा है वो तो यार सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास तो जा नहीं रहा कि वो और रिड्यूस करे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोले, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए वगैरह वगैरह, सेल्स बढ़ाए, बट वो तो नहीं होने वाला इन पैसों से एटलीस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूएशंस वगैरह देखी, वैल्यूएशंस थोड़ी ठीक ठीक लग रही है, प्रमोटर होल्डिंग इज स्टिल ओके, ये नहीं है कि 30-40 तक आ गई, अगेन स्टिल बेटर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। मैं बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं, बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं, मल्टीपल लॉट से नहीं, बट हां थोड़ी क्वांटिटी में जरूर अप्लाई करूंगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स एंड सेक्टर। फाइनेंशियल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जहां पर रिड्यूस हो रही है बोरिंग्स, और सबसे बड़ी बात सेल्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं और मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे जैसे कोविड ओपन हुआ यूरोप वगैरह की तरफ, तो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह और जाने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर 577 के आसपास का यहां पर बैंड है 577, तो भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है और 100% ओएफएस है, तो भी मैं यहां पर 15 से लेकर 30% लिस्टिंग गेन के आसपास बिल्कुल देख रहा हूं। जो कैलकुलेशंस है, जहां पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पैट बढ़ता गया, जहां पर एक साल में 62 करोड़ के आसपास आया, यहां पर सिर्फ एक क्वार्टर में आ गया कंपनी के पास, तो ये एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है, दैट टू विद द सेक्टर एज वेल। बिल्कुल अप्लाई करूंगा, यहां पर 15 से लेकर 30% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा ओएफएस है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अगर यहां पर यूजुअली क्या होता, अगर बैलेंस्ड होता कि मतलब फ्रेश इशू भी होता, तो मैं जरूर लिस्टिंग गेन्स और बढ़ाता। बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।